आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना कैबिनेट ने लॉकडाउन और कर्फ्यू को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज दोपहर रियासती काबीना का एक हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव की ताज़ा सूरत हाल, लॉकडाउन, कर्फ्यू के नतायज और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। काबीना के इजलास में महकमे सेहत की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया। इसी तरह रात में जारी कर्फ्यू को भी खत्म कर दिया गया। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर के 22 अप्रैल और मई के महीने में रोजाना 10,000 से ज्यादा कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज हो रहे थे, जिसको देखते हुए केसीआर हुकूमत ने 20 अप्रैल से रात का कर्फ्यू नाफिज किया था, जो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज किया गया था। बाद अज़ां कोरोना के केसों में इजाफे को देखते हुए 12 मई से लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जिसमें सिर्फ 4 घंटे की इजाज़त दी गई थी। ताहम 22 मई को कोरोना के केसेस में कमी के रुझान को देखते हुए लॉकडाउन में 7 घंटे की नरमी दी गई थी और गुज़िश्ता 7 दिन से 10 बजे दिन कबल शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन पर अमलावरी की गई। 19 जून को लॉकडाउन खत्म हो रहा था, जिसका जायजा लेते हुए काबीना ने मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया। काबीना के इजलास में मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों, बिलखुसूस पड़ोसी रियासतों में कोरोना पर काबू पाने के इकदाम का भी जायजा लिया गया। ओहदेदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में तेजी के साथ कोरोना पर काबू पाया गया, जिस पर काबीना ने 20 जून से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया। इसी तरह काबीना में तमाम ज़मरों के तालीमी इदारों को 1 जुलाई से खोल देने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में महकमे तालीम को इंतजाम शुरू करने की हिदायत दी गई। तुलबा को ऑफलाइन क्लासेस में शिरकत की इजाज़त दी गई। काबीना ने महकमे तालीम को हिदायत दी कि वो तुलबा की लाजमी हाजिरी, ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखने और दीगर गाइडलाइंस जारी करने का हुक्म दिया। काबीना ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो हुकूमत के इस फैसले का ताउन करें, क्योंकि काबीना ने आम आदमी को होने वाली माली नुकसान को देखते हुए ये फैसला किया है। काबीना ने कहा कि लॉकडाउन खत्म कर देने से कोरोना के मामले में किसी भी किस्म की लापरवाही और तसाहुली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले को बरकरार रखते हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। काबीना ने कोरोना को मुकम्मल तौर पर काबू में लाने के लिए अवाम से मुकम्मल ताउन की ख्वाहिश की है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल भदौरिया ने हिंदुस्तानी फिजाइया में शामिल नए फ्लाइंग ऑफिसर से ख्वाहिश की है कि वो अपने आप को बेहतर बनाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब की तरह पहले कभी अहमियत की हामिल नहीं थी। उन्होंने एयरफोर्स एकेडमी दुंडीगल हैदराबाद में आज सुबह कंबाइंड पासिंग आउट परेड की सलामी लेने के बाद ग्रेजुएटिंग ऑफिसर से खिताब किया। उन्होंने उन ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो फोर्स की अहम मिकदार को महसूस करने के साथ साथ अपने फ़र्ज को बेलौस और कुर्बानी वाला बनाएं। ये कहते हुए कि फ़िज़ाइया का कौमी सलामती में अहम रोल है, उन्होंने ख्वाहिश की कि अपनी सलाहियतों में इजाफा करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का कोविड की वबा के दौरान सरगर्म रोल रहा, जिसने मेडिकल ऑक्सीजन और अहम तिब्बी आलात की मुंतकली का काम किया। क़ब्ल उन्होंने तकरीबन 160 कैडेट्स को विंग पेश किए, जिन्होंने अकेडमी में अपनी तरबियत की तकमील की। इनमें हिंदुस्तानी बहरिया और कोस्ट गार्ड के 11 ओहदेदार शामिल हैं। One-lane march. The leader welcomed us that the salute to the nation and he said, during this time I'll take a chance to make you listen out to the leader's call.
absolute basis on which Air Force thrives. So all our transformation, all our changes, whatever we capability enhancement we do, everywhere we look at that we should be technologically advanced. It should be latest technology. And many of our systems, what we have done basically is we have put a lot of emphasis on networking, on digitization, and a lot of effort towards automation, digitization is totally on our indigenous industry. So if you talk of capability enhancement, it would translate into, let's say, indigenous weapons and sensors. Okay. Now, when you have those weapons and sensors, the sensor fusion is a major area. In that, there is technology. In that, the AI comes in. In fact, even LCA has a fair amount of very good level of sensor fusion. In AMCA, we'll go to a different level, wherein the use of AI would be immense. Apart from basic weapons and sensors, our radar network. वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने वाज़ेह किया है कि रियासत में इंतज़ामिया के मुताबिक ज़िले दफातर अहाते की तामीर का काम जारी है। हरीश राव ने रियासती वज़ीर आला के दौरे सिद्दीपेट के पेश नज़र इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के इब्तदाई इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के क़याम से अवाम को हर तरह से फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि 70 सालों में जो तरक्की नहीं हो सकी उसे 7 सालों में करके दिखाया गया। हमने रियासत के तमाम नए अजला में मरबूत ज़िले दफातर कायम किए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 21 जून को वरंगल का दौरा करेंगे। चीफ मिनिस्टर के दौरे के इंतजामात का आज वज़ीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने जायजा लिया। वरंगल के आरएनबी गेस्ट हाउस में वज़ीर मौसूफ ने गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर, जिले से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली ए रमेश, एन नरेंद्र और लाइब्रेरी चेयरमैन अजीज़ खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर के दौरे की तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि 21 जून को चीफ मिनिस्टर केसीआर सुबह 10:30 बजे वरंगल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रखेंगे और 11 बजे कालोजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। बाद अज़ां 11:45 पर कलेक्ट्रेट की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। बाद अज़ां याददरी के लिए रवाना हो जाएंगे। दयाकर राव ने कहा कि वरंगल में तामीर होने वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कॉरपोरेट तर्ज पर तामीर किया जाएगा। फिलवक्त वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल में खानगी दवाखानों से बेहतर इलाज किया जा रहा है। सरकारी दवाखानों में असरी आलात की तनसीब और डॉक्टरों के तकर्रुरात के जरिए गरीबों को मियारी इलाज फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वरंगल में तामीर होने वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 56 एकड़ 30 गुंटे पर मुश्तमिल होगा। हॉस्पिटल की इमारत 30 मंजिला होगी जो बैनुल अक़वामी मियार पर तामीर की जाएगी। उन्होंने वरंगल ज़िले में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तामीर पर ज़िले के अवाम की तरफ से चीफ मिनिस्टर से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद रियासत में बड़े पैमाने पर धान की खरीदारी की गई, जिससे किसान काफ़ी खुश है। రైతులు ఆనందంగా ఉన్నారు। 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చాం, నీరిచ్చాం, రైతు బంధు ఇచ్చాం, రైతు బీమా ఇచ్చాం। దేశంలో ధాన్యం కొనుగోలు ఏ రాష్ట్రంలో చేయని రీతికి ఇక్కడ చేశాం। కేంద్రం ధాన్యం కొనే పరిస్థితి లేకున్నా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు చొరవ చూపెట్టి రైతాంగానికి కరోనా పీరియడ్లో ఇన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా, లాక్డౌన్ వచ్చినా, లారీలు రైస్ మిల్లర్స్ సరిగ్గా సహకరించలేకున్నా కూడా రైతాంగా నుంచి ధాన్యం కొన్నాం। ప్రజలకు ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా ముందుండి పనిచేశాం। टीआरएस पार्लिमानी पार्टी के लीडर नामा नागेश्वर राव ने उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहकीकात पर तबसरा करते हुए कहा कि वह तहकीकात के दौरान पूरा ताउन करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके बारे में अवाम बखूबी वाकिफ जानते हैं और वो अवाम की खिदमत करने के लिए दस्तूरी निज़ाम के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर उनके कायद हैं और वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। उनकी ताकत केसीआर और खम्मम की आवाम है। कितनी भी मुश्किलात पेश आएँ वो केसीआर के पीछे ही चलेंगे। नागेश्वर राव ने कहा कि 40 साल पहले ही मधुकन कंपनी कायम की गई थी। यह कंपनी चीन की सरहद में काम कर रही है। वो कंपनी में अब डायरेक्टर नहीं है, उनके भाई डायरेक्टर हैं। 2011 में रांची एक्सप्रेसवे 160 किलोमीटर प्रोजेक्ट को 1600 करोड़ से शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट पर
बैंक से 652 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई थी। इस प्रोजेक्ट को मंसूख करते वक्त 60% काम मुकम्मल हो चुका था। नागेश्वर राव ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के कवायद के मुताबिक ही काम किया गया था। उन्होंने कहा कि शुरू से ही वो कंपनी में नहीं थे। रांची एक्सप्रेस वे आ कंपनी కూడా ఎస్పీవి కంపెనీ బీఓటీ ప్రాజెక్టు 163 కిలోమీటర్లతో బీఓటీ ప్రాజెక్టు 30% ఈక్విటీ 70% డెట్తో ఈ యొక్క ప్రాజెక్టు कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर राहुल गांधी की सालगिरह तकरीब के मौके पर गांधी भवन में गरीब आवाम में ज़रूरी अशिया और फल तकसीम किए गए। एनएसयूआई की जानिब से खून की अतिये का कैंप भी मुनक्किद किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने किया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी एक दूरअंदेश कायद हैं, अवाम के मफादात का ख्याल रखने वाले लीडर हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की खातिर ओहदों को राहुल गांधी ने छोड़ दिया, सिर्फ उनका मकसद अवाम की खिदमत करना है। उनके ख़ानदान ने मुल्क की खिदमत की है, ओहदे उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ఫ్యాన్ మీద కెమెరా పడుతుంది చూసి అరే ఇది ఎవరిదండి అన్న కేశవ అన్న కొంచెం ప్లీజ్ అరే బాబు ఏమవుతుంది సాయి గారు ఇటు వెళ్ళిపోండి లోపలికి డాక్టర్ వెనక నుంచి అట్లా వచ్చాను సార్ కొంచెం వెనక్కి सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने 1 जुलाई से स्कूलों को खोल देने रियासती काबीना के फैसले की शदीद मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह 1 जुलाई से कबल तमाम बच्चों को कोरोना के टीके देते हुए स्कूलों को खोलने का फैसला करे। बसूरत दीगर बच्चों को टीका अंदाजी का प्रोग्राम मुकम्मिल होने के बाद स्कूलों को खोलने का फैसला करें। उन्होंने कहा कि बच्चों के टीके के सिलसिले में अब तक मरकज़ और रियासती हुकूमतों ने कोई एक मुनासिब फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि माहिरीन का कहना है कि अनकरीब कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने वाली है, जिससे सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे मुतासिर होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। ऐसे में हुकूमत स्कूलों को खोलने का फैसला लेते हुए बच्चों की जान को जोखिम में डाल रही है। ये गवर्नमेंट आने के बाद कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नया एम्प्लॉयमेंट नहीं है और 250 वाला भी निकाल दिया। तो ऐसी मामला में देश बड़ा मुसीबत में है। तो आज हम कांग्रेस तरफ से जो हम बनाए सो है देश, जितने सिस्टम्स, जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी हो, और डेमोक्रेसी ताकत से देश में बना है, आज पूरा प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं ये राहुल गांधी जी का बर्थडे है आज, उसको मुबारक देने से दे रहा हूँ। और वैसी हम उसको ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आने वाला दिन में देश को बचाने के लिए आपको जरूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट लेना ही पड़ता। और आज ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस पार्टी केवल देश को बचा भी सकते। आप ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट का तरफ से
पूरा देश घूम के ये देश को बचाना भी आपका जिम्मेदारी है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप बराबर एआईसीसी प्रेसिडेंट का चार्ज लेना ही है। सर, अब Thank you. प्राइवेट हॉस्पिटल जो है लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं, तो इस बारे में कांग्रेस पार्टी का कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करिए? ये हम पहले से जब कोरोना इस देश में इस स्टेट में आने का टाइम पे ही हम असेंबली में बताया था ये चीफ मिनिस्टर को, फ्लोर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल लोग बहुत लूटी करेगा आम आदमियों को। इसके लिए आप एक कमेटी बनाओ, वो सीनियर आईएएस ऑफिस से कमेटी बना के वो कमेटी तरफ से पूरा प्राइसेस फिक्स करना। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को इंतबाह दिया कि वो साबिक वजीर ईटला राजेंद्र के करीब न आए, वरना उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना में जहदकारों की वाहिद पार्टी बीजेपी है। टीआरएस में तेलंगाना के गद्दार जमा हो गए हैं। उन्होंने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले अफराद से ख्वाहिश की कि वो बीजेपी में शामिल होते हुए रियासत की डिक्टेटरशिप हुकूमत को ख़त्म करने के लिए ताउन करें। बीजेपी कायद ने कहा कि उनका अगला निशाना रियासत में इख्तिदार हासिल करना है। वो दिन दूर नहीं जब गोलकुंडा किले पर जाफरानी झंडा लहराएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का मुकाबला करने की हिम्मत सिर्फ बीजेपी में है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र के बीजेपी में शामिल होने के बाद ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अवाम के दरमियान जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका इंतखाबी हरबा है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ मिनिस्टर ने एक सरपंच से फ़ोन पर बातचीत करते हुए रब्त पैदा किया। इससे वाज़ेह होता है कि चीफ मिनिस्टर बीजेपी से काफ़ी खाइफ हैं। రాజేంద్ర జోషి అనలేదా మనం ఇయ్యానలేదా మన దమ్మెందు దుప్పట్టనలేదా మరి ఇప్పుడే తింటుంది కాదన్నా भारत माता की जय श्री राम वंदे 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 अंदरिकी नमस्कारम नेटी हुजराबाद नियोजकवर्ग मंडल पदाधिकारुల समावेशाనికి सभा साबिक वजीर और बीजेपी लीडर ईटला राजेंद्र की मौजूदगी में आज हुक्मरान जमात टीआरएस के यूथ कायदीन ने जाफरानी जमात का खंडवा पहन लिया। हुजूराबाद असेंबली हल्के के जिमी कोंटा से ताल्लुक़ रखने वाले बरसर इख्तिदार जमात के यूथ कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। राजेंद्र, जिनको हाल ही में अराजियात पर कब्जे के इल्ज़ामात पर रियासती काबीना से बरतरफ किया गया था, उन्होंने दिल्ली में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की थी। वो दिल्ली से वापसी के बाद हुजूराबाद असेंबली हल्के के दौरे पर हैं, जिससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। दौरे के तीसरे दिन जिमी कुंटा से ताल्लुक़ रखने वाले टीआरएस के यूथ शोबे के कारकुनों ने उनकी मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। राजेंद्र ने अपने हामियों और बीजेपी के कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया, जिसमें उन्होंने रियासत की सियासी सूरत हाल और हुजूराबाद असेंबली के ज़मनी इंतखाब के मसले पर तबादला ख्याल किया। ఎందుకంటే ఈటల రాజేందర్ గారు చేసిన సేవ అందరికీ తెలుసు. హుజూరాబాద్లో జరిగిన అభివృద్ధి పనులు ఏంటో అందరికీ తెలుసు. అందరూ బయట నాయకులు ఏమంటారంటే చేయలేదు అంటున్నారు. మా చూస్తున్న ప్రజలకు తెలుసు కేసుల్లో చేయలేదని, మా యువతకు తెలుసు. ఏ ఆపద ఉన్నా చిన్న ఫోన్ కాల్ చేస్తే రాజేంద్ర అన్న ఆదుకునేవాడు. మెడికల్ కానీ హాస్పిటల్లో కానీ పిల్లలకు కాలేజీలో ఇబ్బంది జరిగినా కానీ రాజేంద్ర అన్న చిన్న ఫోన్ కాల్తోని రెస్పాన్స్ అయ్యేవారు. రాజేంద్ర అన్న ఖచ్చితంగా మేము అధిక మెజార్టీతోని ఎన్ని అడ్డంకులు జరిగినా ఎన్నైనా కంపల్సరీ రాజేంద్ర అన్నను మన హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో గెలిపిస్తామని। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,23,000 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 1,362 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद रियासत में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 6,12,196 तक पहुंच गई। अमवात की तादाद 3,556 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से रियासत भर में 10 अमवात हुई हैं। ग्रेटर हैदराबाद के अलावा रियासत के तकरीबन तमाम अजला में कोरोना के मामूली केसेस दर्ज हुए हैं। फ़ोन पर बात करते हुए एक नर्स से खातून को कोविड के 2 डोज इंजेक्शन दे दिए। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के कोंटुलुरु गांव में पेश आया। 2 डोज इंजेक्शन देने के साथ ही यह खातून बेहोश हो गई। इसको इलाज के लिए वनस्थलीपुरम के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसकी सेहत पर नज़र रखी जा रही है। इस खातून का ताल्लुक अब्दुल्लापुर मेट से है। बताया जाता है कि इस वाक़े के बाद नर्स वहां से फरार हो गई। बताया जाता है कि इस ताल्लुक से पुलिस से शिकायत की गई, जो मामले की जाँच कर रही है।
కూర్చున్నాను. కుస అన్నది, అప్పటికి కాట తెచ్చి కుస అన్నది మడే, నేను లేస్తుంటే అప్పటికే కుస అన్నది, నేను కూర్చున్నా. అప్పటికే ఇంకా ఇంకోటి ఇంజెక్షన్ తీసి ఇంట్లో పట్టుకొని వస్తే तेलंगाना के मिड मैनिया डैम के दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले हिस्से में छोड़ा गया। लोअर मैनिया डैम से तकरीबन 6,300 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। गायत्री पंप हाउस से 6,300 क्यूसिक पानी का बहाव इस प्रोजेक्ट में आने के बाद महकमे आबी वसाइल के अहदेदारों ने उतना ही पानी जुमे की शब 5 दरवाजे खोलते हुए छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 27.5 टीएमसी है, जबकि इसकी मौजूदा सतह आब 12.85 टीएमसी है। प्रोजेक्ट के अहदेदार इसमें पानी के बहाव की बुनियाद पर मजीद पानी छोड़ने का मंसूबा रखते हैं। दूसरी तरफ प्रेमावती पंप हाउस, गौलीगुड़ा पंप हाउस से कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पानी को श्री पेद्दा एलमपल्ली रिजर्वायर में लिफ्ट करवाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी दौरान एलमपल्ली रिजर्वायर से नंदी मेडारम रिजर्वायर को 9,450 क्यूसिक पानी लिफ्ट करवाया गया। ज़राई ज़मीन की हदबंदी पर जारी तनाज़े में एक बाप और 2 बेटों का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये दिल दहला देने वाला वाक़या तेलंगाना के भूपालपल्ली ज़िले के गंगाराम गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मंजू नायक के खेत की ज़मीन की हदबंदी के ताल्लुक से उसके गांव के ख़ानदान के साथ तनाज़ा चल रहा था। आज उसी मसले पर दोनों ख़ानदानों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसमें मुखालिफ ग्रुप ने मंजू नायक और उसके 2 बेटों सारैया और भास्कर पर चाकुओं और कुराड़ियों से हमला करते हुए इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस हमले में बाप और 2 बेटे खेत में ही दम तोड़ दिए। हैदराबाद के घटकेसर में एक नाबालिग लड़की की लाश जली हुई हालत में पाई गई। सर्विस रोड के करीब एक सुनसान मुकाम पर उसकी लाश को देखकर मकामी अफराद ने पुलिस को 100 नंबर डायल करते हुए इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस की क्लूज टीम वहां पहुंची, जिसने शवाहिद को जमा किया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मॉर्चरी भेज दिया। लड़की महबूबनगर जिले के उंदलाया गांव की रहने वाली है, जो कल रात अपने घर से रवाना हुई थी। उस लड़की का बाप पुलिस कांस्टेबल है। पुलिस को लाश के करीब से माचिस की डिब्बी और दीगर चीजें दस्तयाब हुई। बताया जाता है कि घर में झगड़े के बाद ये लड़की अपने घर से चली गई थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उस लड़की ने खुदसोजी की है या फिर किसी ने उसका कत्ल करते हुए लाश को जला दिया। आउटर रिंग रोड सर्विसेज रोड के सीसीटीवी फुटेजेस का भी पुलिस तजदिया कर रही है, ताकि ये पता चलाया जा सके कि कल रात इस रोड पर कौन कौन सी गाड़ियां रवाना हुई हैं। महबूबनगर जिले के जटचल्ला में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जटचल्ला कलवाकुर्ती रोड के गंगापुर गांव में जुमे की शब उस वक्त पेश आया जब मिक्सर कंक्रीट की गाड़ी ने ट्रैक्टर और 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर दे दी। पुलिस के मुताबिक कंक्रीट सीमेंट मिक्सर लारी ने धान से लदे ट्रैक्टर और 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर दी। ये लारी जटचल्ला से कलवाकुर्ती की सिम जा रही थी। इस हादसे में मोटरसाइकिल्स पर सवार 3 अफराद हलाक और ट्रैक्टर पर सवार एक शख्स हलाक हो गया, क्योंकि हादसे के नतीजे में ट्रैक्टर उलट गया था। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के एचुड़ा मंडल के इस्लाम नगर के करीब उस वक्त पेश आया जब टवेरा गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये गाड़ी कलवर्ट से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 14 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि महलूकीन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के नकले मकानी करने वाले मजदूर हैं। तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में 30 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के शामपेट मंडल में आज सुबह उस वक्त पेश आया जब हनमकुंडा से भोपालपल्ली जाने वाली आरटीसी बस को रेत से लदी लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में बस के मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिनमें 20 शदीद जख्मी हैं। जख्मियों को इलाज के लिए मकामी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां वो जेर इलाज हैं। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि लॉरी की रफ्तार के तेज होने के सबब उसके ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बेकाबू लॉरी बस से टकरा गई। इस हादसे में बस को शदीद नुकसान पहुंचा। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। यह हादसा जिले के कोलंगल शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब 2 तेज रफ्तार कारों का तसादुम हो गया। हैदराबाद से कर्नाटक को जाने के दौरान एक कार को दूसरी
तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मकामी हादसा पर पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जहां भाग अफराद की शिनाख्त अब्दुल राशिद अमीर मोलन बेगम के तौर पर की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अमेरिका में कोडाट से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की कश्ती रानी के दौरान मौत हो गई। यहां मौसूला इत्तलात के मुताबिक कोडाट से ताल्लुक रखने वाले रवि कुमार 3 साल कबल अमेरिका रवाना हुए थे, जहां वो सुगना इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजमत करते थे। गुज़िश्ता रोज रवि कुमार अपने दोस्तों के साथ कश्ती रानी में मसरूफ था कि हादसाती तौर पर वो पानी में गर्क हो गया। रवि कुमार के दोस्तों की इत्तला पर कोडाट में मुकीम मुतवफ़ी के वालिद श्रीनिवास ने मरकज़ और रियासती हुकूमत से अपील की कि वो उनके लड़के की लाश को हिंदुस्तान मुंतकिल करने के लिए ताउन करें। साबिक हिंदुस्तानी लेजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का इंतकाल पोस्ट कोरोना रिकवरी के दौरान जुमे की 11:30 बजे हो गया। वो 91 साल के थे। 5 दिन पहले उनकी बीवी निर्मल कौर का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इंतकाल हो गया था। मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ के PGIMER में 15 दिनों से इलाज चल रहा था। उन्हें 3 जून को ऑक्सीजन लेवल गिरने की वजह से ICU में भर्ती करवाया गया था। 20 मई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और दीगर कायदीन ने मिल्खा सिंह को खिराज अकीदत पेश किया। 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों की तहरीक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और मरकज़ी हुकूमत और किसानों की रविश को देखकर लगता है कि आने वाले कई महीनों तक ये तहरीक जारी रहने वाली है। इस दरमियान टिकरी बॉर्डर पर हुई मौत के वाक़े पर किसान लीडर राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसे कत्ल नहीं कह सकते। एक बयान उसने सरपंच को दिया और कहा कि तेल गिराकर आग लगाई गई। दूसरा मरने वाले का ही एक बयान है, जिसमें कहा गया कि मेरा घर से झगड़ा हो रहा था और मैं खुद पेट्रोल लाया था। उसकी पेट्रोल लाने की फुटेज भी है, उसकी जांच होनी चाहिए। राकेश टिकैत ने इस तरह के वाक़यात से किसान तहरीक पर कोई असर ना पड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद को शर्म नहीं आती, हम कहाँ बैठे हैं, हमारा कोई घर है वहाँ। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अपने दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दे कि किसान बगैर कानून वापसी के घर वापस चला जाएगा। वाज़ेह है कि किसान लीडरान एक बार फिर मरकज़ी हुकूमत से ज़राई क़वानीन को लेकर तबादला ख्याल की बात कह रहे हैं, लेकिन मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया है कि कानून वापसी का कोई सवाल नहीं उठता। अगर इस मुतालबे को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहें तो किसान कायदीन से बातचीत की जा सकती है। नाज़रीन, हम आपको एक बात बता दें कि कल से लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, लेकिन लॉकडाउन चूँकि ख़त्म हो रहा है और कोई नाइट कर्फ्यू नहीं है, आप लापरवाही का बिल्कुल भी मुजाहरा ना करें, एहतियात बरतें और अपने आप को कोविड से महफूज रखें, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कोविड अभी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो ये दोबारा बहुत से लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं, कुछ की जान भी जा सकती है। तो एहतियात बरतें, अपने आप को महफूज रखें। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।